नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। और आज हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास दोस्तों। रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही है इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 3 1 2, तीसरा ऑप्शन है 2 1 3 और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों 1 3 2। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है 2 1 3। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन सबसे पहले कहाँ पर होता है दोस्तों? तो यह फुफ्फुस के द्वारा होता है। फुफ्फुस के बाद दोस्तों यह रक्त में जाता है, फिर उसके बाद ऊतक के द्वारा। तो जो ऑक्सीजन का अभिगमन है फुफ्फुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, फिर ऊतक के द्वारा। तो इसका सही अनुक्रम दोस्तों है 2 1 3। आइए कुछ एक्सप्लेनेशन इसके बारे में जानते हैं। मानव शरीर में दोस्तों ऑक्सीजन इंस्पिरेशन या अंतःश्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। तो जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें ऑक्सीजन इंस्पिरेशन या अंतःश्वसन के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में दोस्तों कुछ एयर सैक्स पाए जाते हैं जिन्हें हम वायु कोष्ठक कहते हैं, जो कि रुधिर कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। जब इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है दोस्तों, जब ऑक्सीजन वायु कोष्ठक में प्रवेश करती है तो उसके उपरांत जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो विपरीत दिशा में गति करने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में गति करती है जब ऑक्सीजन वायु कोष्ठकों में प्रवेश करती है। ठीक दोस्तों, जो आरबीसी होती है वह ऑक्सीजन कैरियर होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? ठीक है दोस्तों, आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन होता है, यह एक दोस्तों प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और इसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो दोस्तों जो इसका सही अनुक्रम क्या था? सबसे पहले फुफ्फुस यानी फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन शरीर में आती है, फिर यह रक्त में जाती है, रक्त में घुलकर जाती है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो ऊतकों के पास जाती है फिर। तो इसका सही अनुक्रम दोस्तों क्या है? 2 1 3। आइए आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प या नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। जब भी हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उस अंतःश्वास दोस्तों, जब आप जो हवा है उसको अंदर लेते हो तो उसे इंस्पिरेशन कहते हैं या अंतःश्वसन कहते हैं। और इस क्रिया में दोस्तों हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को मुख्यतः अपनी श्वसन प्रक्रिया में अंदर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से वो तत्व हैं जिनको हम श्वसन प्रक्रिया में लेते हैं? कौन कौन से गैसें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन दोस्तों। नाइट्रोजन की जो मात्रा 78% ली जाती है, जो एक्सपायरेशन होता है या जिसे उच्छ्वास कहते हैं, अर्थात जब हम जो श्वास होती है उसको बाहर निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन या उच्छ्वास। और इसमें दोस्तों जो नाइट्रोजन की मात्रा है वह सेम रहती है, अर्थात नाइट्रोजन 78% रहती है, जबकि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह घट जाती है, वो 15.7 हो जाती है, जो कि पहले कितनी थी दोस्तों? पहले 20 तक थी। तो इस बात को दोस्तों याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में एक समान रहती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो दोस्तों स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम के द्वारा,
या श्वास नली के द्वारा, या त्वचा के द्वारा, या फुफ्फुस या फेफड़े के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फुफ्फुस या फेफड़े के द्वारा। जितने भी स्तनधारी हैं सभी में फुफ्फुस या फेफड़े के द्वारा श्वसन प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। आप जानते होंगे दोस्तों, जितने भी स्तनधारी या स्तनपायी जीव हैं सभी अपने नवजात जो भी शिशु हैं उनको दुग्ध पिलाते हैं। जितने भी स्तनधारी पूरे विश्व में हैं उन सब में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो मतलब जितने भी स्तनधारी पूरे विश्व में व्याप्त हैं सभी में दोस्तों जो स्तन ग्रंथियाँ हैं पाई जाती हैं। कुछ में कम विकसित होती हैं और कुछ में अधिक विकसित होती हैं। जैसे जो नर है उसमें जो स्तन ग्रंथियाँ हैं उनका विकास कम पाया जाता है, जबकि मादाओं में स्तन ग्रंथियों का विकास पाया जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि स्तनधारियों में श्वसन फुफ्फुस या फेफड़े के द्वारा होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति दोस्तों क्या होती है? जब जो आपके शरीर में रक्त प्रवाह होता है उसमें जब ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है या उसकी जो उसका कंसंट्रेशन होता है उसमें जब कमी आती है तो जो श्वास की गति होती है उस पर क्या असर पड़ता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कम हो जाती है, सेकंड ऑप्शन है बढ़ जाती है, थर्ड ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होती और फोर्थ ऑप्शन है पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बढ़ जाती है। जब रक्त में जो ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो जो श्वास की गति है वह बढ़ती जाती है, क्योंकि आपने देखा है जब समुद्र सतह से जो हम ऊपर जाते हैं तो जो भी एटमॉस्फेयर की जो वायु एयर का जो कंपोजिशन है उसमें विभिन्न जो गैसें हैं उनकी जो मात्राएं हैं वो तो सेम रहती हैं। ठीक है दोस्तों, मात्रा तो सेम रहती है किंतु जो उसकी डेंसिटी है वो घट जाती है, घनत्व घट जाता है। जब हम समुद्र तल से दोस्तों ऊपर जाते हैं तो जो ऑक्सीजन में दोस्तों जो जितने भी इसका जो कंपोजिशन होता है वो तो सेम रहता है किंतु जो उसकी डेंसिटी है वो कम हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अतः आपने महसूस किया होगा जब आप पहाड़ पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा दोस्तों ये बताइए एक प्रश्न, ऑक्सीजन की जो कमी पहाड़ों पर जाने पर होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं और सांस फूलने की जो घटना है वहाँ हमें महसूस होती है तो इस घटना को दोस्तों हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, और इसी हाइपोक्सिया के कारण ही हमारी सांस फूलती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कई बार कई लोगों की मृत्यु के बारे में भी खबर आपको सुनने में आती है, क्योंकि कई बार लोग अंगीठी या कुछ ऐसे पदार्थ जलाकर भूल जाते हैं और उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जब किसी भी रूम या किसी भी व्यक्ति के रक्त में अधिक हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना का जो प्रतिशत है वो दोस्तों लगभग 99% हो जाता है। तो दोस्तों जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो मृत्यु की संभावना दोस्तों लगभग 99% बढ़ जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन कैरी करने वाली हीमोग्लोबिन है इसी में जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाती है और ऑक्सीजन वहन की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ADP AMP, ATP ADP, ADP ATP या AMP ADP।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है एटीपी एडीपी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है एटीपी एडीपी। आप जानते होंगे दोस्तों, मानव शरीर द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनके लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, वो एटीपी के विघटन से प्राप्त होती है। किसके विघटन से दोस्तों? एटीपी के विघटन से। एटीपी को दोस्तों हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब एटीपी का दोस्तों ऑक्सीकरण होता है तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, एटीपी का दोस्तों जल अपघटन होने के पश्चात एटीपी का रूपांतरण दोस्तों किसमें होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, तो जब एटीपी का जल अपघटन होता है एटीपी के जल अपघटन होने के पश्चात एटीपी किसमें चेंज होती है? एडीपी में। एडीपी क्या होगी दोस्तों? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज होती है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, जो कि शरीर की मांसपेशियों के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि अगर ऊर्जा नहीं होगी तो कोई व्यक्ति कार्य कैसे कर पाएगा या कोई भी जीव कार्य कैसे करेगा। तो इसके लिए एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होती है तो वहीं पर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ऊर्जा की प्राप्ति के पश्चात ही मांसपेशियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है दोस्तों। तो दोस्तों श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? अभी आपने पढ़ा, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए जो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन है, अर्थात दोस्तों जो अपचयी अपक्रिया है, उसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो कोशिकीय श्वसन दोस्तों किसे कहते हैं? जो ऑक्सीकरण कोशिकीय श्वसन दोस्तों हम किसे कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। जब दोस्तों अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से किसे कहते हैं? अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से। अपचयी अभिक्रियाओं को दोस्तों हम सम्मिलित रूप से श्वसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो ऊर्जा है हमें वह एटीपी के रूप में प्राप्त होती है जब ऑक्सीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, हृदय, फेफड़ा, यकृत या वृक्क। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है फेफड़ा। फेफड़ा दोस्तों एक प्रमुख श्वसनांग है जिसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, और यह जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करता है। श्वसन क्रिया के दौरान दोस्तों शरीर के जो टिश्यूज होते हैं, उनके जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका जब ऑक्सीकरण होता है तभी ऊर्जा प्राप्ति होती है। जबकि जब जल वाष्प तथा गैस का शरीर से उच्छ्वसन होता है, उच्छ्वसन मतलब दोस्तों क्या होता है? निष्कासन, बाहर निकलना। जब जल वाष्प तथा गैस का शरीर से उच्छ्वसन होता है तो उसी के परिणामस्वरूप दोस्तों शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। तो जब भी गैस निकलती है शरीर से या जल वाष्प निकलता है तो इसके माध्यम से दोस्तों शरीर का जो ताप है वह नियंत्रित रहता है। तो दोस्तों फेफड़े के द्वारा क्या काम किया जाता है? शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है। भविष्य में दोस्तों और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।